हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हमने एक नई थीम स्टार्ट की है, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इट इज़ रेलेवेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। चाहे आप किसी क्लर्क का एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, किसी बैंकिंग के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, किसी टीचिंग के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, हर जगह आपको इंडियन पॉलिटी से सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, जो ये इंडियन पॉलिटी की हमारी यात्रा है इसको स्टार्ट करते हैं। और आप ये लेके चलिए कि वीकली बेसिस पे मैं 3 से 4 वीडियोस आपको इंडियन पॉलिटी के प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है इंडियन पॉलिटी थीम के अंदर, दैट इज़ अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यदि भारत के संविधान को अमेंड करना है तो कैसे किया जाता है। तो अमेंडमेंट से बहुत सिंपल शब्द है, आप सभी समझते हैं। अमेंडमेंट्स को अगर हम हिंदी में देखें तो इसे संशोधन कहते हैं। अब ये प्रोविजंस रखे क्यों गए होंगे? अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उसको रखा इसलिए गया होगा कि जब 1950 में हमारा जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया, उसको इनेक्ट किया गया, तो उस समय जो हमारे फोर फादर्स थे, दे वर फार साइटेड कि आने वाले समय में देश दुनिया में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, तो संविधान को भी चेंज होना पड़ेगा, संविधान को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। वॉज दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि अमेंडमेंट का स्कोप रखा क्यों गया है संविधान में। दूसरी चीज़, इसी के कारण इस डॉक्यूमेंट को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे जीवन शैली बदलती है, सरकार की ज़रूरतें बदलती है, देशवासियों की ज़रूरतें बदलती है, जिस तरीके से दुनिया अग्रसर होगी, हमारा संविधान भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और जो कोई पहले के आउटडेटेड प्रोविजंस है, वो चाहे कोई कॉलोनियल लॉज है, जैसे ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कई सालों तक राज रहा, तो कोई उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा इनेक्टमेंट है जो अब इरेलेवेंट हो गया है 200-300 साल के बाद, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं, यदि हमें कोई आउटडेटेड कंटेंट हटाना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना पड़ेगा। यदि कुछ नया जोड़ना है तो उस दिशा में भी, उस स्थिति में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो हम 2 तरीके से कवर करेंगे। एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि अमेंडमेंट्स को इनेक्ट करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। दूसरा है कि उसका प्रोसीजर क्या है, कि उन आर्टिकल्स में या उन शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा गया है, कि कैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ले, आप एक ओवरऑल थीम समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको किस तरीके से बांटा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर इसका आप इंडेक्स देखने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, फिर आपको इसमें पार्ट्स मिलेंगे, और फिर आपको इसमें शेड्यूल्स मिलेंगे। आर्टिकल जो हमारे पास है 395 हैं, पार्ट्स हमारे पास है 22 पार्ट्स है, और जो शेड्यूल है वो हमारे पास 12 है। अब क्या ये सब ओरिजिनल थे, अमेंडमेंट से इंक्लूड हुए, एक्सक्लूड हुए, वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहेगा, वहाँ पे इसकी रेलेवेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न रखे गए हैं अमेंडमेंट के लिए। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ
पार्ट 20, ये पार्ट 20 है, इसको 20 समझिए आप। इट डील्स, जो पार्ट 20 है, इट डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। आप डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए। इट डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है वो भी अंडर आर्टिकल 360 से ही अमेंड किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सोल अथॉरिटी है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज पार्लियामेंट। तो क्या हमारी जो विधानसभा है, क्या वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा संविधान, उसको संशोधन नहीं कर सकती है? तो जी हाँ, वो नहीं कर सकती है। द सोल अथॉरिटी जो है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ही पास पावर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसमें कोई गलती ना हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट जब होती है तो उसके भी कुछ प्रकार है। 2 टाइप्स है हमारे पास अंडर आर्टिकल 368। जब हम 368 आर्टिकल को देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, तो उसमें 2 तरीके की मेजॉरिटी कही गई है। एक है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी, और जो दूसरी है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब ये क्या है, ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो तीसरी एक मेजॉरिटी है दैट इज़ आपकी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ आप अपने नोट्स में स्टार बनाकर इसको मार्क कर लीजिए, ये अंडर आर्टिकल 368 नहीं आती है। ये बात आप अभी सुन लीजिए, ये क्यों नहीं आती ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, जैसा मैंने अभी आपको कहा, इट डज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 368। तो इसके तहत जो भी मेजॉरिटी होगी वो आर्टिकल 368 में नहीं काउंट की जाएगी। ये बात आपको सिंपली समझ लेनी है। अब सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है इसको समझते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब आप समझिए, जब हम ईच हाउस कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है। एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। तो सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या समझे? सिंपल मेजॉरिटी से आप समझिए, अब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मतलब 50% ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हमारे पास जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स है, तो इसका 50% आपने निकालना है। तो 243 इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये जो फिगर है आपके पास ये 272 का आ जाता है, और +1 होगा इसमें, तो 273 लोग चाहिए आपको। अगर सिंपल मेजॉरिटी से कुछ आपको पार्लियामेंट के अंदर पास करना है तो आपको 273 सीट्स आपको एटलीस्ट चाहिए। अब आप इसमें ये देखिए, जो ये 50% है, इट वुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ जो आपका कोई वैकेंसी अगर है, अगर कोई आपकी वैकेंसी है तो वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल था। सिंपल मेजॉरिटी माने मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस समय प्रेजेंट है। ये तो 50% ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे जो मेंबर्स है, समझाने के लिए, उदाहरण के लिए, कि हमारे जो 543 मेंबर है वो सब के सब प्रेजेंट है और उन्होंने वोटिंग की है। तो यदि कोई बिल हमें पास करना है तो 273 वोट्स हमें इन फेवर चाहिए, तभी बिल पास होगा। और ये बात आप फिर से सुन लीजिए, ये जो सिंपल मेजॉरिटी है
ये हमारे आर्टिकल 368 के तहत नहीं आती है। तो ये बात भी समझ लेनी है। अब बात करते हैं कि इस सिंपल मेजॉरिटी के तहत जो हमारा संविधान है उसके हम कौन कौन से प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमें कोई नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो वो प्रोविज़न हम इससे कर सकते हैं। सिटीजनशिप में कोई हमें अमेंडमेंट करनी है वो यहाँ से हो जाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें अगर बनानी है तो वो आपकी यहाँ से हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि इंडिया में कितने स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपने मुझे बताना है। बिल्स होते हैं, 2-3 प्रकार के बिल होते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, वो हमारे सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जो है ये आपका शेड्यूल एरिया है, ये ट्राइबल एरिया से है। तो आपको ये समझना है कि ये छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जिनको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो। अब चलते हैं आगे और देखते हैं जो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी है। जब स्पेशल मेजॉरिटी की बात आती है तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 ये आती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो स्पेशल मेजॉरिटी है। वैसे जनरली जो लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी समझाते हैं वो इनको स्पेशल मेजॉरिटी 1 और स्पेशल मेजॉरिटी 2 करके कहते हैं, बट संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको मैं साफ बता दे रहा हूँ। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो सच कैटेगराइजेशन। तो इस तरीके की कोई कैटेगराइजेशन नहीं हुई है। वो आपको अपने कन्वीनियंस के लिए या आपके समझाने के लिए बताते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा चीज़ की कैटेगराइजेशन नहीं हुई है। तो स्पेशल मेजॉरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी इज दैट मेजॉरिटी कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ, यहाँ पे आप शब्द है इसको जरा ध्यान से देखिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया, मैं अभी समझाने वाला हूँ। और ये क्या है? टोटल मेंबरशिप, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए आपको। अब एग्जाम्पल से समझिए इसको। मान लीजिए आपके पास लोकसभा में 543 सीट्स है अभी, तो ये क्या है आपकी? ये अभी टोटल मेजॉरिटी है, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 टोटल है। और इसमें एक चीज और है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज। अगर मान लीजिए 543 की स्ट्रेंथ है, वैसे जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 550 की है। पहले एंग्लो इंडियंस होते थे तो 552 की होती थी, लेकिन उनको अब हटा दिया है। पर आप यही नंबर मान के चलिए समझने के लिए, क्योंकि अभी जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है वो 543 है। तो मान लीजिए अगर 545 में 43 वैकेंसीज है, वो चाहे कैसे, ये किसी एमपी ने रिज़ाइन कर दिया या किसी एमपी की कोई डेथ हो गई या कोई एमपी आ नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को समझिए आप। टोटल मेंबरशिप आपकी 543 है, तो मेजॉरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो टोटल मेंबरशिप की अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो क्या होगी? अगर हम 543 के मेजॉरिटी की बात करें तो सिंपली मेजॉरिटी होगी ये आपकी। तो वंस अगेन ये आ गया, 273 आ गया, ये सिंपल मेजॉरिटी होगी। और अब मान लीजिए आगे क्या चाहिए, इसमें 2 प्रोविजन चाहिए। 2/3 ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम अभी लोकसभा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 2/3 क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मान लो 543 थे, 543 में से कितने हमारे प्रेजेंट रहे हमारे, लेट्स से 400 प्रेजेंट रहे और 400 ने ही वोट किए। तो अब हमें और कितना नंबर चाहिए? आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपका
और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो लगभग 200 आपका 66 के आसपास की स्ट्रेंथ हमें 266-67 एमपीज आपके फेवर में होने चाहिए। तो आपको क्या क्राइटेरिया पूरा पूरा करना है? पहले आपको 273 वाला पूरा करना है, फिर 267 आपके फेवर में डलने चाहिए, तब जाके आपका एक जो अमेंडमेंट है वो आप हमारे संविधान में कर सकते हैं। आई होप मैं आपको इसको ठीक से समझा पाया हूँ। आप इसको दोबारा एक बारी वीडियो पॉज करके देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, हालांकि इतना कन्फ्यूजिंग है नहीं। आप ये कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार ये आपने ये कैलकुलेशन कर ली तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए, फिर आप भूलने वाले नहीं हो कि ये जो सारी अमेंडमेंट है मतलब इसमें कितनी सीट्स चाहिए, और ये सिंपल है, इतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके तहत हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविज़न अमेंड कर सकते हैं उन पे नज़र डालते हैं। ये मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं या कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ जैसे टोटल फॉर एग्जांपल जैसे मेजॉरिटीज़ है, तो बुक्स में इनको बहुत डिटेल में नहीं समझाया होता है। वहाँ पे एक सेंटेंस, एक लाइन दे दी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज़ दैट मेजॉरिटी जहाँ पे मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बस अब आपको ये दे दी जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है आपको डायरेक्टली उस किताब से। तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा संविधान का जो कोर ऑफ द कोर है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए आपके स्टेट के, और ऑल अदर प्रोविजंस जो आप सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो 50% ऑफ आपका रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है स्टेट से, जैसा हमने देखा, जो उसके तहत नहीं आती है वो सारी यहाँ से होती है। तो आप ये मान के चलिए जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ही अमेंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिए, आप समझ नहीं आया है एक बारी वीडियो को रोक के दोबारा से आप उसको सुन लीजिए, और इनकेस फिर भी अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर मैं मेजॉरिटीज़ पे दोबारा से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड वंस एंड फॉर एवर के लिए आपको ये समझ आ जानी चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी एक सेकंड तरह की है, इसे भी अंडर आर्टिकल 368 ही माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई उसमें वो नहीं है डिवीज़न, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी 1 कोई कहेगा, स्पेशल मेजॉरिटी 2 कोई कहेगा। तो संविधान में ऐसी कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं ये मेजॉरिटी क्या है। ये होगी आपकी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ विधानसभा। आइए इसको समझ लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी? स्पेशल मेजॉरिटी तो अभी अभी देखी हमने कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी। स्पेशल मेजॉरिटी तो यही स्पेशल मेजॉरिटी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। स्पेशल मेजॉरिटी माने वही आपका 50% चाहिए आपको, हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ योर टोटल मेंबरशिप का चाहिए आपको, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये तो चाहिए ही चाहिए। इसमें आप प्लस कर दीजिए जो स्टेट्स हैं हमारे, उनका भी 50% से ज़्यादा कंसेंट होना चाहिए। इसको मैं आपको ठीक से लिख के दे देता हूँ। सिंपल मेजॉरिटी हो गई आपकी 50% 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड 50% प्लस 1, और आपका हो गया प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अब जो इसमें एक प्लस होगी कंडीशन, दैट इज कंसेंट बाय 50% ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी।
अब ये जो 50% ऑफ स्टेट्स है, ये कैसे आपको कंसेंट देंगे? तो इनका जो कंसेंट रहेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए जो हमारा ये बिल है, मान लीजिए जो बिल है हमारा, जैसे कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करेगा या मान लीजिए उसमें हमें कुछ और एडिशन करना है, तो वहाँ से स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास होके, अब 28 स्टेट्स है इस वक्त हमारे पास, हमारे भारत में, तो वहाँ जाएगा, तो उसमें से 14 विधानसभाओं को ये पास करना पड़ेगा इन फेवर में। तो फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में ये बिल इनेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये बिल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए आता है, तो यहाँ पे हमारी 68 की स्ट्रेंथ है, तो हमें यहाँ पे इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा हमारी विधानसभा को। तो सिंपल मेजॉरिटी आप समझ चुके हैं, 68/2 + 1, तो इसको आप काट दीजिए, +1, तो आपको यहाँ पे 35 वोट्स जो है विधायकों के, वो इस बिल के फेवर में बनना चाहिए। तो हिमाचल की हाँ हो जाएगी XYZ बिल के लिए कि हम भी सेंटर के साथ हैं। अगर कोई फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाह रही है केंद्र की सरकार, तो हिमाचल की जो सरकार है वो भी आपके साथ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें प्रोविजंस देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस है जो हम इस मेजॉरिटी के तहत अमेंड कर सकते हैं, जहाँ पर स्टेट्स की कंसेंट भी हमें लगती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। फेडरल स्ट्रक्चर माने जहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट्स है उनका जो कंबाइंड एफर्ट्स है वो काउंट होता है, दैट इज फेडरल इन लेमन टर्म। फेडरल इन लेमन टर्म, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके एमपी के वोट भी लगते हैं और एमएलए के वोट भी लगते हैं। अब यूनियन एंड स्टेट का एक टॉपिक है, तो मान लीजिए आपको ट्रेड करना है, तो आप पूरे 28 राज्यों में घूम रहे हो, तो आपका जो बिल आएगा, जो कोई एक्ट बनेगा वो उसी तरीके से बनेगा। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई बदलाव करना है, कोई जजेस को लेके अपॉइंटमेंट में बदलाव करना है, जीएसटी काउंसिल में कोई बदलाव करना है, 7th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है, इसमें लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट हो गई आपकी, सेंट्रल लिस्ट हो गई, और एक आपकी जो कंबाइंड लिस्ट रहती है, तो इसमें 3 लिस्टें हमारे पास, रेजिडुअरी लिस्ट हो गई आपके पास, रेजिडुअरी जो पावर्स है। तो 7th शेड्यूल में अगर कोई हमें कोई किसी चीज़ को अमेंड करना है, किसी को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में ला के रखना है, तो उसके लिए, और अगर हमें संविधान को अमेंड करना है, जैसे कोई आर्टिकल 368 में भी अगर हमें बदलाव करने हैं, तो उसके लिए भी हमें कंसेंट लगेगा ऑफ ऑल अदर स्टेट्स। अब जो ये प्रोसीजर्स है, अब इसका ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ कि प्रोसीजर क्या है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये आप ध्यान रखिए, ये जो बात हो रही है अंडर आर्टिकल 368 हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक आर्टिकल 249 है, उसके तहत भी एक टाइप ऑफ मेजॉरिटी होती है, या एक आपने सुना होगा इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, जिससे जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ आर कंट्री उनको रिमूव किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 368 के अंदर में नहीं आती है। तो जब हम इन टॉपिक्स पर डील करेंगे, चाहे हम सेंटर स्टेट रिलेशन जब देखेंगे या जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 249 को हम वहाँ पर पढ़ेंगे, या जब हम वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो एब्सोल्यूट या इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको समझने का आप भी प्रयास कीजिए। तो आइए प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, आपको बस आना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, और उसका जो आपका तरीका है वो रिवीजन है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बिल होगा, उसको आप आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये जो अमेंडमेंट के लिए आप बिल लाओगे, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, एक मिनिस्टर भी कर सकता है, एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है,
और जो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे ही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है क्या उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर सहमति लेनी पड़ती है, तो जवाब होगा हाँ या ना, तो जवाब होगा ना। क्या उस बिल को प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो जवाब होगा हाँ। क्या उसको मिनिस्टर कर सकता है, जी हाँ, मिनिस्टर तो कर ही कर सकता है। अब तीसरा देखिए आप, बिल शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस सेपरेटली। ये भी ध्यान रखिए, पहले आपको लोकसभा में पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, या वाइस वर्सा, चाहे जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है, फिर जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर क्या जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है? अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी बिल पर, तो इज़ देयर एनी स्कोप फॉर जॉइंट सिटिंग? तो सीधा जवाब नो है। देयर इज़ नो जॉइंट स्कोप फॉर जॉइंट सिटिंग का कोई स्कोप है ही नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर आती है ये आप मुझे बताइएगा। फिर आपका जो फेडरल फीचर्स है, अब वही जो अभी हमने बात की, अगर हम फेडरल फीचर्स को लेके कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो हमें स्टेट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए चाहिए, जो अभी हम पढ़ के हटे हैं। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए, और जो स्टेट है वो कैसे उसको रेटिफाई करेगा, अपनी अपनी विधानसभा में सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल के फेवर में बिल पास करेगा और अपनी हामी भर देगा। तो हमें पता है प्रोसेस कि 2 हाउसेस के बाद जो प्रेसिडेंट जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कंसेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स वैसे जनरली होती है? प्रेसिडेंट या तो किसी बिल को हाँ करता है या ना करता है, या एक पॉकेट वीटो होती है, या उसको अपने पास ही रख लेता है, या प्रेसिडेंट किसी जो जब ऑर्डिनरी बिल होता है उसको वापस भेज सकता है लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए, और फिर लोकसभा राज्यसभा उनको रिकंसिडर करके दोबारा बिल भेजती है, तो प्रेसिडेंट को पास करना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या इस केस में भी कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप प्रेसिडेंट के पास ले जाओगे तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी है दैट प्रेसिडेंट शुड गिव हिज कंसेंट, प्रेसिडेंट शुड गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट को हाँ भरनी ही भरनी पड़ेगी और उसको एक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये चीज़ कहाँ से आई? एक भारत में संशोधन हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा मैं इसका रेफरेंस दूंगा आपको। 24th अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ये कंपलसरी किया इस 24th अमेंडमेंट के अंदर कि जो प्रेसिडेंट है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हामी देनी ही देनी होगी। आप इसको ना तो रिटर्न कर सकते हैं और ना ही इसको आप विद होल्ड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं। स्कोप से क्या समझिए आपकी, क्या हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? क्या हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? क्या हम पार्ट 1 से और पार्ट 22 तक कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? क्या हम शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 तक कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? इज द क्वेश्चन। क्योंकि इफ यू हैव बीन गिवन पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, तो अ क्वेश्चन शुड कम टू आवर माइंड कि क्या हम सारा कुछ संविधान जो है हमारा उसको संशोधन उसका कर सकते हैं? तो जवाब है 1973 तक हम ऐसा कर सकते थे। 1973 तक हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन 1973 के बाद हम ऐसा अब नहीं कर पा रहे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है 1973 में एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में जिसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। केशवानंद भारती केस कहा जाता है। इस केस ने एक डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, इजाद किया, जिस डॉक्ट्रिन का नाम कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रबुद्ध जजेस थे, उन्होंने ये कहा कि आपने
जो भी आपने जो भी अमेंडमेंट्स लानी है, आप जो कोर ऑफ द कोर है, कोर ऑफ द कोर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको नहीं छेड़ सकते हैं। अब ये कोर ऑफ द कोर क्या है? उदाहरण के लिए मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है। अब मेरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21। तो ये अधिकार भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार मुझसे नहीं छीन सकती है। अब मेरा राइट टू एजुकेशन है, ये अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कोर ऑफ द कोर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या ये संविधान में दिया हुआ है? क्या ये संविधान में लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जी नहीं, ये संविधान में नहीं लिखा है। तो ये कौन बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये समय समय पर हम बताते रहेंगे, कोर्ट बताता रहेगा कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप अभी इन शॉर्ट ये समझिए कि हम पूरे के पूरे संविधान को अब अपने मर्जी से, अपने सहूलियत से कोई भी सरकार पार्लियामेंट में उसे अमेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रखा गया है सेफ गार्ड करने के लिए हमारे इंटरेस्ट को। तो ये आप अभी समझ लीजिए। आगे आने वाले दिनों में जब हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका, उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। अब बात कर लेते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसकी मैं अभी आपको अभी रेफरेंस दिया है मैंने। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमारे आज का जो ये वीडियो है, एक गोलकनाथ केस हुआ था, बहुत सारे केसेस भी आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, आप पेशेंस बना के रखिए और चलते रहिएगा। गोलकनाथ केस हुआ था एक 1967 में, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती है आपका। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि भैया हमारे पास तो वी आर तो एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट, वी आर द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वी तो कैन अमेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये 1967 में हुआ था। तो ये जो अमेंडमेंट आप देख पा रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट लाई गई ये 1971 में लाई गई। तो इस अमेंडमेंट में दो प्रोविज़न किए गए थे मोटे मोटे तौर पे, अगर मैं आपको बताऊं। एक तो पार्लियामेंट की जो पावर है, ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब वो फंडामेंटल राइट भी कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट भी आप अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। और इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया और साथ में आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर दिया। आर्टिकल 13 लेमन टर्म्स में कहूँ तो जुडिशियल रिव्यू से संबंध रखता है। और दूसरा इसमें जो कहा गया था, जो दूसरा मेजर प्रोविज़न था, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, उसको आगे पढ़ेंगे, कि अभी जैसे हमने कहा कि मेड कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव असेंट, किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को, जो हमारे राष्ट्रपति वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपने आज समझा कि अमेंडमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की ज़रूरत क्यों है, अमेंडमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 वो कैसे फंक्शन करता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखी कि हमारे पास कितने प्रकार की मेजॉरिटी है। फिर हमने उनको डिस्कस किया कि 360 के अंदर दो तरीके की मेजॉरिटी हमारे पास, और एक सिंपल मेजॉरिटी है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368 है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट को भी थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया, उसको इन शॉर्ट हमने उसको लिया है। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।
तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इसको समझ सके जो इंडियन पॉलिटी के बारीक कॉन्सेप्ट है। और जो लोग नए हैं, हेल्प नीति नाम से मैंने एक हिमाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री जो हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, परप्लेसिंग पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री नहीं है जैसा फ्रीडम स्ट्रगल हमारे कंट्री का रहा था। तो उतने बड़े लेवल का हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, बहुत ईजोटेरिक सी हिस्ट्री है। तो उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इस किताब में लिखा हुआ है। 60-70 पेजेस की ये किताब है, बहुत अच्छे से है, इंटरेक्टिव मैनर में है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगभग हर हिमाचल में तो हर जगह अवेलेबल है ही, साथ में चंडीगढ़ में भी ये बुक अवेलेबल है। तो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। प्लीज़